नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से गणित पेडागोजी लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ। इस टॉपिक से सीटेट में 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह बहुत ही रोचक विधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराडर्स खेलने का आनंद लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वो बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। और ऑप्शन नंबर डी, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकार का परिचय कराती है। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। अगला प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित डैश है। ऑप्शन नंबर ए, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, सभी गणितीय समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ऑप्शन नंबर डी, की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन नंबर बी, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। और ऑप्शन नंबर डी, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का अन्वेषण में लगाना। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अन्वेषण में लगाना। अगला प्रश्न है, एक बच्चों से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुनी चौड़ाई से उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई है। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक खाली शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि। और ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला विधि। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्या के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। ऑप्शन नंबर बी, इसी संख्या के बार बार
योग के द्वारा प्रदर्शित करके। ऑप्शन नंबर सी, दो दशमलव संख्या के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। और ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्या के गुणन को प्रदर्शित करके। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्या के गुणन को प्रदर्शित करके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करनी चाहिए। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रहण था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, अमूर्तन और असंगत सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, एकीकी संगतन सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी, अमूर्तन सिद्धांत। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्तन और असंगत सिद्धांत। अगला प्रश्न है, 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, योग का क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन नंबर बी, गुणन का क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन नंबर सी, गुणन योग पर वितरण के रूप में। और ऑप्शन नंबर डी, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणन योग पर वितरण के रूप में। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों यानी कि क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, आकलन। ऑप्शन नंबर सी, प्रेक्षण। और ऑप्शन नंबर डी, अध्यारोपण। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेक्षण। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए, मानसिक चित्रण और औपचारिक निगमन विश्लेषण अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर बी, मानसिक चित्रण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन औपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक निगमन अनौपचारिक निगमन मानसिक चित्रण विश्लेषण। और ऑप्शन नंबर डी, मानसिक चित्रण विश्लेषण औपचारिक निगमन अनौपचारिक निगमन। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक चित्रण विश्लेषण औपचारिक निगमन अनौपचारिक निगमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, आधे का चिन्ह लिखता है। ऑप्शन नंबर 3, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर 4, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलाप का कौन सा सही श्रेणीक्रम अनुसरण करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 4 और 2। ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, योग। ऑप्शन नंबर बी, व्यकलन। ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मान। और ऑप्शन नंबर डी, गुना। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मान। अगला प्रश्न है,
अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए योग, भाग, परिमाण और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर बी परिकलन, संगणन, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन नंबर सी योग गुना भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। और ऑप्शन नंबर डी योग, व्यकलन, गुना और भाग। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योग, व्यकलन, गुना और भाग। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणीक्रम उत्तम है। ऑप्शन नंबर ए तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना। तो 17 नंबर का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 5 में गणित की पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण और संप्रेषण में। ऑप्शन नंबर बी वे संख्या लिखने में जिनमें शून्य हो। ऑप्शन नंबर सी वे समस्या हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। और ऑप्शन नंबर डी मित्रों को सहयोग देने में। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण और संप्रेषण में। अगला प्रश्न है यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता। और ऑप्शन नंबर डी पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणितीय अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्या पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह ऑप्शन नंबर ए विभाजन अवस्था में है। ऑप्शन नंबर बी उपादान अवस्था में है। ऑप्शन नंबर संक्रियात्मक अवस्था में है। और ऑप्शन नंबर डी परिमाणात्मक अवस्था में है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न है भिन्न की संकल्पना में परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ में कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर। ऑप्शन नंबर बी एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर। ऑप्शन नंबर सी भिन्नों को a बाय बी के रूप में लिखकर जहां b इक्वल टू नॉट जीरो। ऑप्शन नंबर डी उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। अगला प्रश्न है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। ऑप्शन नंबर बी अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन नंबर सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना। और ऑप्शन नंबर डी सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। अगला प्रश्न है कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। ऑप्शन नंबर बी अच्छे से बात करें। ऑप्शन नंबर सी बच्चों से प्यार करें। और ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत ध्यान दें। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत ध्यान दें। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर बी अज्ञात से ज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर सी सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। ऑप्शन नंबर बी संश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण विधि। और ऑप्शन नंबर डी निगमन विधि। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निगमन विधि। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। गाइज अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।